आज हम किसी भी देश की बुनियाद की बात करने जा रहे हैं, उसका संविधान। हमारे पास जो स्रोत है वो संविधान निर्माण पर एक स्कूली अध्याय से लिए गए हैं। बिल्कुल। और ये स्रोत हमें सिर्फ नियमों और कानूनों के बारे में नहीं बताते, बल्कि उन कहानियों और उन संघर्षों के बारे में भी बताते हैं जिनसे ये नियम बने। तो आज हमारी चर्चा का मिशन ये समझना है कि किसी देश को एक संविधान की जरूरत ही क्यों पड़ती है, और हम दो बिल्कुल अलग-अलग देशों, दक्षिण अफ्रीका और भारत के उदाहरणों से देखेंगे कि उन्होंने अपनी कहानी कैसे लिखी। और इसमें दक्षिण अफ्रीका की तो एक अविश्वसनीय कहानी है, जहां दशकों के दुश्मन जुल्म करने वाले और जुल्म सहने वाले अपने देश का भविष्य लिखने के लिए एक ही मेज पर साथ बैठे। चलिए इसी पर बात करते हैं। मैं सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करना चाहती हूँ। किसी देश को नियमों की एक लिखी हुई किताब की जरूरत ही क्यों है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसका जवाब ही संविधान की पूरी जरूरत को समझाता है। देखिए, स्रोत बताते हैं कि इसके 4 मुख्य काम हैं। पहला, ये साथ रह रहे अलग अलग तरह के लोगों के बीच एक भरोसा पैदा करता है। एक मिनट, लेकिन क्या एक किताब वाकई भरोसा पैदा कर सकती है? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में तो भरोसा आपसी व्यवहार से बनता है, नियमों से नहीं। सही सवाल है। किताब सीधे तौर पे भरोसा पैदा नहीं करती, वो भरोसे की एक तरह से शर्तें तय करती है। वो कहती है कि चाहे आप किसी भी जाति, धर्म या इलाके से हों, आपके साथ ये न्यूनतम व्यवहार तो होगा ही। अच्छा, मतलब एक तरह का सेफ्टी नेट। बिल्कुल, जो सबको यकीन दिलाता है कि खेल के नियम अचानक नहीं बदलेंगे। दूसरा, ये साफ करता है कि सरकार कैसे बनेगी और फैसले लेने की ताकत किसके पास होगी। ठीक है, यानी ये सत्ता को एक दायरे में रखता है। हाँ, और तीसरा काम इसी से जुड़ा है। ये सरकार की ताकत पर लगाम लगाता है और नागरिकों के अधिकार बताता है। और चौथा, ये सिर्फ नियम नहीं बनाता, बल्कि एक अच्छे समाज को बनाने के लिए लोगों की उम्मीदों और सपनों को भी जाहिर करता है। यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। स्रोत इस विचार को समझाने के लिए हमें दक्षिण अफ्रीका ले जाते हैं, जहां की कहानी रंग भेद यानी अपार्थाइड। ये सिर्फ भेदभाव नहीं था, ये तो एक पूरी व्यवस्था थी जो नफरत पर बनी थी। बिल्कुल, ये यूरोप से आए गोरे लोगों द्वारा लागू की गई नस्लीय अलगाव की एक बहुत ही क्रूर व्यवस्था थी। समाज को नस्ल के आधार पर बेरहमी से बांटा गया था, श्वेत, अश्वेत और भारतीय मूल के लोग। और ये सिर्फ एक सामाजिक बंटवारा नहीं था, इसे तो कानून का सहारा मिला हुआ था। हाँ, और यही इसे इतना भयानक बनाता है। सोचिए, आपके लिए अस्पताल अलग, स्कूल अलग, बसें, ट्रेनें, यहाँ तक कि शौचालय भी अलग थे। मतलब आप अपने ही देश में एक तरह से अजनबी थे। दोयम दर्जे के नागरिक। अश्वेत लोगों को गोरों के लिए आरक्षित इलाकों में बिना परमिट के जाने तक की इजाजत नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। तो फिर ये सब बदला कैसे? एक तरफ इतनी क्रूर व्यवस्था और दूसरी तरफ एक कैदी नेल्सन मंडेला। आखिर वो कौन सा टिपिंग पॉइंट था जब गोरी सरकार को लगा कि अब जुल्म से काम नहीं चलेगा? ये एक बहुत लंबे और दर्दनाक संघर्ष का नतीजा था। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC के झंडे तले यह आंदोलन चला और नेल्सन मंडेला इसी संघर्ष के सबसे बड़े प्रतीक बने। इसी वजह से उन्हें 28 साल जेल में रखा गया। 28 साल? ये तो एक पूरी जिंदगी जैसा है। बिल्कुल, वो टिपिंग पॉइंट तब आया जब विरोध और संघर्ष इतना बढ़ गया कि उसे दबाना नामुमकिन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि अब जोर जबरदस्ती से राज नहीं चलेगा। और फिर उन्होंने भेदभाव वाले कानून वापस लिए। हाँ, और आखिरकार 28 साल बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया और 26 अप्रैल 1994 को एक नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का जन्म हुआ। कल्पना करना भी मुश्किल है, जिन लोगों ने आप पर दशकों तक अत्याचार किया, उन्हीं के साथ बैठकर देश के लिए नियम बनाने पड़े। वो भरोसा कहाँ से आता? और यहीं पर हमें संविधान निर्माण का सबसे बड़ा सबक मिलता है। ये सिर्फ ऊंचे आदर्शों का दस्तावेज नहीं होता, बल्कि ये गहरे डरों और मुश्किल समझौतों का नतीजा भी होता है। तो समझौता क्या हुआ? सौदा क्या हुआ? सबसे बड़ी चुनौती भरोसे की थी। गोरे अल्पसंख्यकों को डर था कि अश्वेत बहुमत उनकी जमीन जायदाद छीन लेगा। और अश्वेत बहुमत को इंसाफ चाहिए था। हाँ, उन्हें सामाजिक और आर्थिक इंसाफ चाहिए था। तो सौदा ये था, एक व्यक्ति एक वोट का लोकतांत्रिक सिद्धांत लागू होगा। ये अश्वेत बहुमत की जीत थी। और बदले में बहुमत इस बात पर राजी हुआ कि वे अल्पसंख्यक गोरों की संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा नहीं करेंगे। ये कड़वी गोली थी, लेकिन देश को जोड़ने के लिए जरूरी थी। तो दक्षिण अफ्रीका में चुनौती दुश्मनों के बीच भरोसा बनाने की थी, और भारत में जब संविधान बन रहा था तो चुनौती भरोसे की नहीं बल्कि बिखराव की थी, है ना? बिल्कुल,
उस समय के हालात बहुत ही मुश्किल थे। धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था और सीमा के दोनों ओर हुई हिंसा में लगभग 10 लाख लोग मारे गए थे। उस माहौल में भविष्य के देश के लिए नियम लिखना हिम्मत का काम रहा होगा। और इसके साथ ही रियासतों वाली समस्या भी थी। अंग्रेजों ने 500 से ज्यादा रियासतों को ये विकल्प दे दिया था कि वे चाहें तो भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में या आजाद रहें। मतलब देश के कई टुकड़े हो सकते थे। हाँ, उन्हें एक राष्ट्र में पिरोना एक बहुत बड़ा काम था। लेकिन भारत बिल्कुल शून्य से तो शुरू नहीं कर रहा था, है ना? हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही यह बहस तो चल रही थी कि आजाद भारत कैसा होगा। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फायदा था। हमारा स्वतंत्रता संग्राम सिर्फ अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये भारत के भविष्य को फिर से गढ़ने का आंदोलन भी था। अच्छा। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने एक संविधान का मसौदा तैयार कर लिया था। फिर 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में एक प्रस्ताव रखा गया कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा। और उसमें क्या मुख्य बातें थीं जिन पर सब सहमत थे? उसमें सबको वोट डालने का हक, यानी सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा जैसी बुनियादी बातें शामिल थीं। तो एक तरह से नींव पहले से तैयार थी। हाँ, एक बुनियादी ढांचा तैयार था। इसके अलावा हमारे नेताओं ने दुनिया भर के बेस्ट आइडिया से प्रेरणा ली। फ्रांसीसी क्रांति, ब्रिटेन का संसदीय लोकतंत्र, अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स, वो भारत के लिए सबसे अच्छी चीजें चुनना चाहते थे। तो एक तरफ ये शानदार विचार थे, लेकिन विचारों को कागज पर उतारना और उस कागज को कानून बनाना बिल्कुल अलग बात है। ये काम किया किसने? कौन थे वो लोग? इसे संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लिखा था। ये चुने हुए जनप्रतिनिधियों की एक सभा थी। इसके लिए चुनाव जुलाई 1946 में हुए। आज इसमें 299 सदस्य थे और ये उस समय के भारत का काफी हद तक प्रतिनिधित्व करती थी। इसमें अलग अलग इलाकों, सामाजिक समूहों और अलग अलग विचारधाराओं के सदस्य थे। पर इसमें कांग्रेस का दबदबा था, है ना? हाँ, ये सच है। लेकिन कांग्रेस खुद अपने आप में एक इंद्रधनुष की तरह थी, जिसमें हर तरह के विचार वाले लोग थे। प्रक्रिया बहुत व्यवस्थित थी। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए, फिर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, सही कहा। बिल्कुल, इस कमेटी ने चर्चा के लिए एक मसौदा संविधान तैयार किया। और क्या ये मसौदा सबको एक बार में पसंद आ गया? बिल्कुल नहीं। यहीं से तो असली बहस शुरू हुई। उस मसौदे के हर हिस्से पर, हर लाइन पर चर्चा हुई। 2000 से ज्यादा संशोधनों पर बात हुई। 2000 से ज्यादा? इसका मतलब तो ये हुआ कि लगभग हर लाइन पर कोई ना कोई असहमति थी। क्या इससे प्रक्रिया बहुत धीमी नहीं हो गई? प्रक्रिया धीमी जरूर थी, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। 3 सालों में कुल 114 दिनों तक इस पर गंभीर चर्चा हुई। अच्छा। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और हर तर्क को रिकॉर्ड किया गया, जो आज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से मौजूद हैं। ये खुलापन और ये बहस ही इस दस्तावेज को वैधता देती है। और इसीलिए ये आज तक टिका हुआ है। बिल्कुल। अंततः 26 नवंबर 1949 को काम पूरा हुआ और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इन हजारों पन्नों और बहसों का निचोड़ क्या है? अगर हमें संविधान की आत्मा को समझना हो तो कहाँ देखें? इसकी आत्मा को हम 2 तरीकों से समझ सकते हैं। एक, उस समय के महान नेताओं के सपनों और चिंताओं के जरिए, और दूसरा खुद संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल को पढ़कर। नेताओं के सपनों की बात करें तो महात्मा गांधी का जिक्र जरूर आता है। हालांकि वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। वे सदस्य नहीं थे, लेकिन उनके विचार हर जगह थे। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने लिखा था कि वे एक ऐसा भारत चाहते हैं जहां सबसे गरीब व्यक्ति भी यह महसूस करे कि उसका देश है। मतलब एक ऐसा भारत जहां ऊंच नीच न हो। हाँ, छुआछूत जैसी कोई बुराई ना हो और जहां महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिलें। लेकिन ये तो एक सपना था, जमीनी हकीकत तो अलग थी। और डॉक्टर अंबेडकर इस हकीकत को सबसे बेहतर समझते थे। उनकी गहरी चिंता भी थी, है ना? हाँ, और उन्होंने एक बहुत शक्तिशाली चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1950 को हम एक विरोधाभासों से भरी जिंदगी में कदम रखने जा रहे हैं। विरोधाभास किस तरह का? उन्होंने कहा, राजनीति में हमारे पास समानता होगी, एक व्यक्ति, एक वोट और हर वोट का समान मूल्य। लेकिन हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम असमानता से भरे होंगे।
सही बात है। उन्होंने सवाल उठाया कि हम इस विरोधाभास को और कितने समय तक चलने देंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये राजनीतिक बराबरी वाला ढांचा खुद ही ढह जाएगा। और यही सपने और चेतावनियां हमें संविधान की प्रस्तावना में दिखती हैं, है ना? बिल्कुल। ये हम भारत के लोग से शुरू होती है, जो साफ करता है कि इस संविधान की ताकत का स्रोत भारत के लोग हैं। इसे किसी राजा या बाहरी शक्ति ने हम पर थोपा नहीं है। और ये भारत को कैसा देश बनाने का संकल्प लेता है? यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का संकल्प लेता है। इन भारी शब्दों का आसान मतलब क्या है? संप्रभु मतलब हम अपने फैसले खुद लेंगे, समाजवादी देश की दौलत का फायदा सब तक पहुंचे, धर्मनिरपेक्ष सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, और लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब है कि सरकार और देश का मुखिया दोनों ही लोगों द्वारा चुने जाएंगे। और ये नागरिकों को क्या देने का वादा करता है? यह हर नागरिक को 4 चीजें देने का वादा करता है: इंसाफ, आजादी, बराबरी और भाईचारा। ये 4 पिलर हैं जिन पर हमारा पूरा संविधान खड़ा है। आज हमने बहुत कुछ समझा, दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद की क्रूर व्यवस्था से लेकर एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में उसके अविश्वसनीय पुनर्जन्म तक। और हमने आधुनिक भारत के उथल-पुथल भरे जन्म को देखा। और हमने देखा कि कैसे इन दोनों राष्ट्रों ने अपनी नींव एक लिखित दस्तावेज पर रखी। स्रोत हमें यही दिखाते हैं कि संविधान सिर्फ एक नियम पुस्तिका नहीं है, ये एक वादा है जो एक राष्ट्र खुद से करता है। और सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत में डॉक्टर अंबेडकर की राजनीतिक समानता और सामाजिक आर्थिक असमानता के बीच संघर्ष की चेतावनी का जिक्र है। दशकों बाद ये सोचने वाली बात है कि भारत उस विरोधाभास को हल करने में किस हद तक कामयाब रहा है, जिसके बारे में उन्होंने बात की थी।